तो क्वेश्चन नंबर 11 का प्रिंसिपल बोल रहा है कि इफ अ पर्सन ट्रांसफर मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी विद इट्स फुल ओनरशिप एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन टू सम अदर पर्सन देन इट इज कॉल्ड अ गिफ्ट। अगर कोई पर्सन किसी मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी को बिना किसी कंसिडरेशन की पूरी ओनरशिप के साथ ट्रांसफर करता है तो वो क्या कहलाता है, वो गिफ्ट कहलाता है। ठीक है, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स कह रहे हैं कि एस हु हैज नो चाइल्ड ऑफ हिज ओन मेक्स अ गिफ्ट ऑफ हिज हाउस वर्थ ₹25 lakhs टू हिज नेफ्यू। एस जिसका खुद का कोई चाइल्ड नहीं है वो अपने नेफ्यू को 25 लाख का घर गिफ्ट में दे देता है और नेफ्यू का नाम है आर। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड गिफ्ट एस सेज टू आर दैट इन केस ऑफ नीड आर विल प्रोवाइड दैट हाउस टू एस फॉर यूज विदाउट एनी क्वेश्चन। ठीक है, एस कहता है कि भाई कभी भी मुझे जरूरत लगेगी तो आप मुझे वो घर प्रोवाइड करोगे बिना किसी क्वेश्चन के। आर डज नॉट रिएक्ट टू इट, आर उसके लिए कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। आफ्टर 1 year ऑफ दिस गिफ्ट एस रियली नीड्स दिस हाउस एंड रिक्वेस्ट आर टू मेक द हाउस अवेलेबल टू हिम बट आर रिफ्यूजेस टू डू सो, और आर रिफ्यूज कर देता है। तो आर कैन नॉट रिफ्यूज एज ही गॉट द हाउस विदाउट पेइंग एनी, आर कैन नॉट रिफ्यूज एज इज विदाउट चिल्ड्रन, आर कैन रिफ्यूज एज ही हैज बिकम फुल ओनर ऑफ द हाउस, आर कैन रिफ्यूज एज ही हिमसेल्फ मे बी इन नीड ऑफ द हाउस। भाई आर कैन रिफ्यूज एज ही हैज बिकम फुल ओनर ऑफ द हाउस, आपने गिफ्ट कर दिया है, वो उसका ओनर है, अब वो चाहे ना चाहे। हाँ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कुछ बात लिखी होती, साइंड होती तो बात अलग होती, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन की कोई बात लॉ नहीं मानता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये मना कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का प्रिंसिपल कह रहा है कि एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, एक एग्रीमेंट जो कि एक इम्पॉसिबल एक्ट के लिए किया गया है वो क्या होगा, वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। रमेश एग्रीज विद हिज गर्लफ्रेंड शिल्पा टू प्लक स्टार्स फ्रॉम द स्काई थ्रू हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर एंड ब्रिंग देम डाउन ऑन अर्थ फॉर हर विद इन अ वीक। रमेश अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा से कहता है कि भाई मैं अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर से क्या करूंगा, तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ करके जमीन पर ला दूंगा, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है, बेबी सोना बाबू करके। और वो इतने सारे प्रोमिसेस कर देता है कि भैया अब हम आपको क्या बताएं। शिल्पा ठहरी प्यार में पागल और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 वीक शिल्पा क्या करती है, शिल्पा रमेश पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर देती है कि भैया चंदा मामा जो है वो जमीन पे नहीं आए हैं, सितारे उनके साथ भी नहीं आए हैं, तो इन्होंने मेरे साथ करी है चीटिंग, इन्होंने किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मुझे चाहिए डैमेजेस। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि रमेश कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल एज ही ऑनेस्टली बिलीव दैट हिज लव फॉर शिल्पा इज ट्रू एंड देयरफॉर ही विल सक्सीड इन हिज एंडेवर। नो नो नो, शिल्पा कैन सक्सीड इन गेटिंग डैमेजेस, रमेश हैज डिसीव्ड हर। बिल्कुल नहीं, द कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन सच सूट एज द एक्ट प्रोमिस्ड अंडर द एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। भैया आपसे अगर कभी कोई प्रॉमिस करे कि चांद सितारे तुम्हारे लिए ला दूंगा या ला दूंगी तो बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। ठीक है, अब आप वो बच्चे नहीं हैं जो पानी को मम्मम और दूध को दुद्दू कहते हैं, आप बड़े हो गए हैं, क्लाइट का क्वेश्चन पेपर लिखने वाले हैं, तो बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे नजरें गड़ाए रखिए। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोला कि चांद ला के दूंगा और नहीं ला के दिया तो आपने केस कर दिया, अपना मजाक हमें नहीं बनवाना है, इसको देख के समझ लीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन पे निगाहें टिकाए रखिए क्योंकि नजर हमें नहीं हटानी है। क्वेश्चन फिर से नजर हटी और लंका में आग लगी। चलिए तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का प्रिंसिपल कह रहा है कि एन एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन। ठीक है, एक एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। हाउएवर इफ अ लॉ स्पेसिफिकली रिक्वायर्स देन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, देन द एग्रीमेंट मस्ट। अगर लॉ स्पेसिफिकली ये चाहता है कि एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होगा तो फिर वो एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। अ लॉ स्पेसिफिकली रिक्वायर्स दैट द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ द कॉपीराइट इन नॉवेल बिटवीन एन ऑथर ऑफ अ नॉवेल एंड द प्रोड्यूसर ऑफ अ मोशन पिक्चर मस्ट बी इन राइटिंग। तो लॉ स्पेसिफिकली ये बोलता है कि जो उसका कॉपीराइट होता है नॉवेल का, जब वो एक नॉवेल का राइटर एक मोशन पिक्चर के प्रोड्यूसर को देता है तो वो रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, चलिए फैक्ट। The author of a novel, Love at Lost Side, had several rounds of discussion with the producer of motion picture regarding making of the motion picture based on Love at Lost Side। ठीक है भाई, इन दोनों की बातें चल रही हैं कि आप मेरे नॉवल पे मूवी बनाइए। During the last discussion, they decided to make a motion picture। लास्ट डिस्कशन में उन्होंने मोशन पिक्चर बनाने का फाइनल कर लिया। ठीक है, और उन्होंने एक पेमेंट भी 10 लाख रुपए की उन्हें कर दी कैश में। एंड द ऑथर हु हैप्पीली एक्सेप्टेड दिस अमाउंट इज फुल एंड फाइनल पेमेंट। लेटर ऑन द एडवाइस ऑफ हिज लॉयर द ऑथर brought a case in the court of law against the producer
ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड हिम। ठीक, the author is likely to succeed in the case as the agreement is not in accordance with the law. The author cannot succeed in the case as he has given his consent. The author is not likely to succeed in the author can succeed in the case as the consideration is not adequate. देखिए ऑप्शन ए आपका सही होगा क्योंकि ये अकॉर्डेंस विद द लॉ में नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि अगर कोई नॉवल पे मोशन पिक्चर बन रही है और उसका कॉपीराइट जब ट्रांसफर हो रहा है तो वो रिटर्न होना चाहिए, ओरल नहीं हो सकता, तो ऑथर जो है वो सक्सीड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक पर्पस कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए पर्सन क्या होना चाहिए, पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक, किस माइंड का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स अफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। ठीक है, किस टाइम पे वो साउंड माइंड का होना चाहिए, उस टाइम पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा है, ताकि वो उस चीज को समझ सके कि वो क्या साइन कर रहा है। ठीक, एक्स हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो एक्स जो कि यूजुअली साउंड माइंड का होता है बट कभी कभी ओकेजनली अनसाउंड माइंड का हो जाता है, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई व्हेन ही एक्स इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो वो वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, कब, जब एक्स अनसाउंड माइंड का होता है। वाई केम टू नो अबाउट दिस फैक्ट आफ्टरवर्ड्स एंड नाउ ही वांट्स टू फाइल सूट अगेंस्ट एक्स। तो x cannot enter into a contract because he is of unsound mind when he entered into a contract. X can enter into a contract but the burden is on the other party to prove that he was of unsound mind at the time of the contract. X can enter into contract but the burden is on X to prove that he was of sound mind at the time of contract. None of the above. चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमेशा किस पे होता है, उस आदमी पे होता है जो केस फाइल करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक्स जो है वो यूजुअली साउंड माइंड का होता है लेकिन ओकेजनली अनसाउंड माइंड का होता है। ठीक है, हम समझ गए भाई इतनी बात को। वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है किसके साथ, वाई के साथ। ठीक है, वेन ही इज ऑफ, जब वो अनसाउंड माइंड का होता है। ठीक है, अब वाई को ये चीज पता चलती है और वो क्या करता है, वो सूट फाइल करता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, आप इन तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और क्योंकि तीनों ऑप्शन कुछ ना कुछ एक बहुत ही वैलिड सी बात बोल रहे हैं, तो इसको समझिए कि इसका आंसर, मतलब आप एक बार पढ़िए फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। एक बार तीनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए अब जब हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल में कोई बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की गई है क्या, नहीं। हमारे प्रिंसिपल में क्या किया है कि एक पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, किस पर्पस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के पर्पस के लिए। तो एक्स कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड व्हेन ही एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ए आपका सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बर्डन के बारे में बात की नहीं गई है प्रिंसिपल में। अगर प्रिंसिपल बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होता तो शायद हमारा इन दोनों में से कोई आंसर सही होता, लेकिन अभी हमारा ए सही आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है। ठीक, चलिए Whosoever commits any act forbidden by the Indian Penal Code, अगर कोई भी इंसान एक ऐसा एक्ट कमिट करता है जो कि फॉरबिड है, किसी इंडियन पेनल कोड है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, किस, ठीक है, वो उसका व्यू क्या रहता है, वो एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट में एंटर कराना चाहता है। ही कैन नॉट गेट द एग्रीमेंट, और वो उस एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करा सकता है। क्यों, क्योंकि जो कंसेंट उसने ऑब्टेन की गई है, ठीक है, बट द पर्सन हुज कंसेंट हैज बीन सो ऑब्टेन मे गेट द एग्रीमेंट, लेकिन जिस पर्सन की कंसेंट ऐसे एक्ट से ऑब्टेन की गई है वो क्या कर सकता है, वो उस एग्रीमेंट को एनफोर्स करा सकता है। ठीक है, और इंडियन पिनल कोड क्या करता है, बहुत से वेरियस ऑफेंसेस एंड प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, ए ऑब्टेन्स द कंसेंट ऑफ बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर द इंडियन पिनल कोड, ए ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट बी फॉर परफॉर्मेंस ऑन एग्रीमेंट। ठीक है, ए क्या करता है, बी की कंसेंट किस तरीके से ऑब्टेन करता है, उसको क्रिमिनली इंटिमिडेट करके उसकी कंसेंट ले लेता है, और अब ए क्या कर रहा है, ए बोल रहा है बी के खिलाफ केस फाइल कर रहा है कि भाई परफॉर्मेंस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए सक्सीड नहीं कर सकता, ए विल नॉट सक्सीड इन दिस केस। ठीक है, तो ए तो सक्सीड नहीं कर सकता, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है कि ए विल सक्सीड इन द केस, ए मे सक्सीड इन द केस, तो ये तो दोनों आपके गलत हो गए। तो बी विल सक्सीड, अब बी विल सक्सीड इन द केस आपका सही है क्या, बी विल सक्सीड इन द केस आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों,
क्योंकि बी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करे, चाहे तो ना करे। समझ रहे हैं इस बात को? तो बी विल सक्सीड। अगर बी बोल रहा है कि मुझे नहीं करनी है तो बी क्या करेगा, बी उस चीज में सक्सीड करेगा। बी का जैसा मन होगा वो करेगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्रिमिनली इंटिमिडेट करके ऑब्टेन की गई है। उसकी जो नॉट इंटेंशन, कंसेंट, उसकी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन। ठीक है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसे क्या कहते हैं हम? कोअर्जन। कोअर्जन मतलब डूइंग और threatening to committing or threatening to commit any act which is forbidden by the Indian Penal Code। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है? A contract between father and his son is a contract of utmost good faith। एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? एक बाप और बेटे के बीच में, एक पिता और उसके पुत्र के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अटमोस्ट फेथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन सच अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रिज्यूम दैट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट द फादर वाज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ हिज सन। ऐसा माना जाता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था तो फादर कैसी पोजीशन में था? वो एक ऐसी पोजीशन में था कि वो अपने सन की विल को डोमिनेट कर सकता था। ठीक है, वेयर वन ऑफ द पार्टीज वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज विल वाज सो डोमिनेटेड। और जब ऐसे किसी भी इंसान की क्या होता है, जब किसी भी इंसान की विल को डोमिनेट किया जाता है, ऐसे उसकी विल को, उसकी कंसेंट को ऑब्टेन किया जाता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है या एनफोर्सेबल होता है? वो उसके ऑप्शन पे एनफोर्सेबल होता है जिसकी कंसेंट इस तरीके से ली जाती है, इस तरीके से ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, चलिए फैक्ट्स देखते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। फैक्ट्स कह रहे हैं कि राम हैड एडवांस्ड अ सम ऑफ ₹10,000 टू हिज माइनर सन श्याम। व्हेन श्याम बिकम मेजर, हिज फादर राम मिसयूज्ड हिज पेरेंटल पोजीशन एंड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद श्याम एंड ऑब्टेन्ड अ बॉन्ड फ्रॉम हिम फॉर अ सम ऑफ ₹30,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस, वेदर दिस एग्रीमेंट इज अनफोर्सेबल। देखिए, राम क्या होता है, राम के पिताजी उसे 10,000 रुपए एडवांस देते हैं अपने माइनर सन को, और जब वो मेजर हो जाता है तो राम के पिताजी अपनी पेरेंटल पोजीशन को मिसयूज करके बोलते हैं कि उससे एक बॉन्ड ले लेते हैं, कितने 30,000 रुपए का, उस एडवांस के रिस्पेक्ट में। तो ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट श्याम ओनली फॉर रुपीज, द एग्रीमेंट इज अगेंस्ट श्याम फॉर ₹30 बिकॉज ही साइंड द बॉन्ड। द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट श्याम बिकॉज ही वाज मेजर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल अगेंस्ट श्याम बिकॉज राम हैज मिसयूज्ड हिज पोजीशन एज फादर टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही होगा कि जो एग्रीमेंट है वो श्याम के अगेंस्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उसके अगेंस्ट उस एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए क्या किया है, लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ वन पर्सन एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्स्टेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एन एक्ट और एब्सटेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ओनली अ प्रॉमिस कपल्ड विद कंसिडरेशन इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। जब कोई इंसान कुछ करता है या कुछ नहीं करता है, किस व्यू के साथ? उस व्यू के साथ कि वो उससे सामने वाले की क्या चाहिए, सामने वाले की कंसेंट, सामने वाले को उस प्रॉमिस में एंटर कराने की कंसेंट के हिसाब से, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन के। और वो प्रॉमिस जब कंसिडरेशन के साथ कपल्ड होता है तो वो एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कहलाता है। फैक्ट कह रहा है कि एक्स द अंकल ऑफ वाई मेड अ प्रॉमिस टू पे हिम एन अमाउंट ऑफ ₹10 एज रिवार्ड इफ वाई क्विट्स स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग विद इन 1 ईयर। एक्स वाई को कहते हैं, एक अंकल होते हैं वाई को, कि भाई तुम अगर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट 1 साल के अंदर अंदर छोड़ दोगे तो मैं 10,000 रुपए दूंगा। एक्स ऑल्सो डिपॉजिट द अबव मेंशन्ड अमाउंट इन बैंक एंड इन्फॉर्म्ड वाई दैट द सेड अमाउंट विल बी पेड टू हिम इफ ही क्विट्स स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग विद इन 1 ईयर। वो पैसा बैंक में भी जमा कर देते हैं, बोलते हैं आप ये हैबिट्स छोड़िए, मैं आपको पे कर दूंगा ये पैसा। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस एक्स डाइड, और एक्स जो है वो मर जाते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस बाय एक्स, वाई मेड अ रिक्वेस्ट टू द लीगल heirs ऑफ द एक्स डिमांडिंग द प्रॉमिस मनी। द लीगल heirs ऑफ एक्स डिसाइडेड द रिक्वेस्ट, डिक्लाइंड द रिक्वेस्ट ऑफ वाई। भाई वो उनके लीगल heirs से बोलता है कि ऐसी ऐसी बात थी और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आप मुझे पैसा दीजिए। The promise of X to Y is enforceable by the law because Y has quitted smoking and drinking. The promise of X to Y is not enforceable by law because Y has benefited by quitting smoking and drinking. ये आपका eliminate हो जाएगा। The promise of X to Y is enforceable by law because the amount of ₹10,000 has been deposited in the bank
ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। द प्रॉमिस ऑफ एक्स टू वाई इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज एक्स हैज डाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस। चलिए, तो ये दो आपके क्या होंगे, दो ऑप्शन जो हैं वो आपके हो जाएंगे एलिमिनेट। तो आपका ऑप्शन ए और डी बच रहा है, और डी भी आपका एलिमिनेट होना ही है क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस वेग हैं। और द प्रॉमिस ऑफ एक्स टू वाई इज इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज वाई हैज क्विटेड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोल रहा है कि वर्क मींस लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग बट डज नॉट इंक्लूडिंग एक्टिंग इन अ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। ओनली द वर्क एज एन्यूमरेटेड अबव कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ। तो वर्क क्या क्या इंक्लूड करता है, वर्क लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग को इंक्लूड करता है। लेकिन एक सिनेमेटोग्राफिक फिल्म में अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगी, वो कॉपीराइट के अंदर नहीं आएगी। अ वेरी फेमस एक्टर एक्टेड इन अ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, द एक्टर वाज आल्सो द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। चलिए, द एक्टिंग ऑफ द एक्टर कैन बी प्रोटेक्टेड, द एक्टिंग ऑफ द एक्टर कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ ओनली एज एन आर्टिस्टिक वर्क, द एक्टिंग ऑफ द एक्टर कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर copyright law, the acting of the actor cannot be protected under copyright law as a cinematographic film। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ठीक, एक्टिंग ऑफ द एक्टर कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ। ठीक, ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, क्योंकि ये ना आर्टिस्टिक वर्क है, ये ना सिनेमेटोग्राफिक वर्क है, ये एक्टिंग है आपकी। हाँ, वो अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर है तो वो अपनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म की कॉपीराइट ले सकता है, लेकिन वो अपनी उस पर्टिकुलर एक्टिंग की कॉपीराइट वहां पे नहीं ले सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इन केस वेयर द गवर्नमेंट इज अ पार्टी, द गवर्नमेंट शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन द वर्क अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। जहां पे गवर्नमेंट पार्टी है वहां पे गवर्नमेंट पहली ओनर रहेगी उस कॉपीराइट की, उस वर्क की, जब तक कि उसमें कोई कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट नहीं है। ठीक, the government of the state of X entered into an agreement with a retired professor of botany. The professor agreed to write a textbook on botany. The government agreed to pay a sum of rupees 10 lakh to the professor for this work. तो भैया प्रोफेसर से वो एंटर करते हैं कि एग्रीमेंट में कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आप उसके लिए हमें एक किताब लिख करके दीजिए बॉटनी पे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ एक्स शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट इन द टेक्स्ट बुक, द प्रोफेसर शैल बी द फर्स्ट ओनर, बोथ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड प्रोफेसर शेल बी द जॉइंट ओनर, द प्रोफेसर शेल बी द, नहीं बिल्कुल देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विल बी द फर्स्ट ओनर, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल यही कह रहा है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा हमारे फैक्ट में नहीं लिखा हुआ है कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे पहला ओनर कौन बन जाएगा, पहला ओनर बन जाएगी स्टेट ऑफ एक्स। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लाइसेंस इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द ओनर ऑफ द कॉपीराइट एग्रीज टू ग्रांट एन इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट टू द लाइसेंस। लाइसेंस एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पे कॉपीराइट का जो ओनर है वो आपको कॉपीराइट में कुछ इंटरेस्ट ग्रांट कर देता है। ठीक है, असाइनमेंट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द ओनर ऑफ द कॉपीराइट ट्रांसफर ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स टू द असाइनी। ठीक है, और असाइनमेंट क्या होता है, उसमें सारे राइट्स, सारे कॉपीराइट्स जो रहते हैं उस प्रॉपर्टी के वो आपको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और तो देखिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे ऑल दी राइट्स मिलते हैं, और प्रॉपर्टी राइट इज ए बंडल ऑफ राइट कंसिस्टिंग ऑफ राइट टू पोजेस, राइट टू यूज, राइट टू एलिनेट एंड द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। तो प्रॉपर्टी राइट्स जो असाइनमेंट में किए जाते हैं वो प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, राइट टू पोजेस, राइट टू यूज, राइट टू एलिनेट एंड राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। चलिए बहुत बढ़िया। ए एन ओनर ऑफ कॉपीराइट इन अ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी अ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ए क्या करता है, एक सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का कॉपीराइट होल्डर रहता है, वो एक एग्रीमेंट बनाता है बी से जो कि एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है। बी एग्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट द फिल्म ओनली इन मुंबई, और बी क्या बोलता है कि मैं सिर्फ मुंबई में आपकी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ए ऑल्सो एंटर्स इनटू मेनी सच एग्रीमेंट विद अदर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज फिल्म, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से वो ऐसा एग्रीमेंट बनाता है दूसरी सिटीज के लिए भी। तो ये क्या है, ये असाइनमेंट है कि लाइसेंस है। देखिए ये असाइनमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे
सभी तरीके के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए गए। देखिए, राइट टू पजेस, राइट टू यूज, राइट टू एलिएनेट एंड द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। ठीक है, ये लाइसेंस है जहां पे एक इंटरेस्ट ग्रांट किया गया है उस पर्टिकुलर कॉपीराइट में। ठीक है, तो आपका द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज मोर इन द नेचर ऑफ असाइनमेंट देन इन द नेचर ऑफ लाइसेंस। एग्रीमेंट ए एंड बी इज मोर इन द नेचर ऑफ लाइसेंस देन इन द नेचर ऑफ असाइनमेंट, और द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज बोथ इन द नेचर ऑफ असाइनमेंट एंड लाइसेंस। ठीक है, और इज नीदर इन, देखिए नीदर इन वाला आपका गलत हो जाएगा, बोथ वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ठीक है, देखिए मैंने थोड़ा सा उसमें बोलने में फ्लिप कर गया मैं। ठीक है, नेचर ऑफ असाइनमेंट देन इन द नेचर ऑफ लाइसेंस। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिस भी इंसान को वो कॉपीराइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे रहा है उसके पास उसका पजेस करने का राइट है, उसे यूज करने का राइट है। जब वो चाहे उस राइट को एलिएनेट भी कर सकता है और उस राइट से वो दूसरों को एक्सक्लूड भी कर सकता है। तो इट इज मोर इन द नेचर ऑफ असाइनमेंट, ठीक है, देन इन द नेचर ऑफ लाइसेंस। ठीक, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि क्वी फेसिट पर एलियम टेसिट पर से, ठीक है, ये फेसिट होगा, दैट इज ही हु डज थिंग्स थ्रू अदर्स डज इट हिमसेल्फ। एक आदमी जो किसी दूसरे के द्वारा कोई काम करता है वो खुद ही वो काम करता है। निशा द ओनर ऑफ अ कार, निशा एक कार की ओनर है, आज अपने फ्रेंड सौरभ से कहती है टू टेक केयर हर कार एंड ड्राइव द सेम टू हर ऑफिस। भाई अपने उसकी कार का ध्यान रखें, उसके ऑफिस तक उसे छोड़ दे। एज द कार वाज नियर हर ऑफिस इट हिट अ पेडेस्ट्रियन श्रीकांत ऑन अकाउंट ऑफ सौरभ्स नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड इंजर्ड हिम सीरियसली। नाउ श्रीकांत फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट निशा। क्या करती है, ऑफिस के पास तक पहुंचते पहुंचते सौरभ एक पेडेस्ट्रियन को उससे हिट कर देता है, और वो पेडेस्ट्रियन किसे करता है, निशा को डैमेजेस के लिए सू करता है, और जो सौरभ है वो नेग्लिजेंट था अपनी ड्राइव में। Nisha is not liable as it was the negligence of Saurabh. Saurabh is solely liable as Nisha was not driving the car. Nisha is liable as Saurabh was driving under her authority and for her purpose. Saurabh will be exempted from liability under the principle of inevitable accident. देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से बोल रहा है कि he who does things through others does it himself, और वो कार जो उसे खुद को छोड़नी थी उसने किसी और से छुड़वाई। तो ऐसा माना जाएगा कि देखिए हमारा प्रिंसिपल जो है जब उसे हम फैक्ट पे अप्लाई करेंगे तो फैक्ट पे अप्लाई करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर तो यही आ रहा है कि सौरभ लायबल नहीं होगा। कौन लायबल होगा, निशा लायबल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। वर्ड्स डिस्क्राइबिंग क्वालिटी ऑफ थिंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क। एक वर्ड जो कि किसी क्वालिटी, ठीक है, किसी चीज की क्वालिटी बता रहे हैं वो ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर नहीं हो सकते। हाउएवर सच वर्ड्स मे बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क इफ दे एक्वायर अ सेकेंडरी मीनिंग। लेकिन अगर वो कोई सेकेंडरी मीनिंग को एक्वायर करते हैं तो उन्हें ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर कर सकते हैं। वर्ड एक्वायर सेकेंडरी मीनिंग व्हेन पीपल स्टार्ट एसोसिएटिंग दी डिस्क्रिप्टिव वर्ड विद अ पर्सन स्पेसिफिक। और वो सेकेंडरी मीनिंग कब एसोसिएट करते हैं, जब वो जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं वो किसी पर्सन स्पेसिफिक से एसोसिएट करना लोग चालू कर देते हैं। ए हैचरी लोकेटेड इन रायपुर इज ओन्ड बाय एक्स। एक हैचरी है जो कि ओन कौन करता है, एक्स। एक्स हैज बीन यूजिंग द स्लोगन न्यू लेड एग्स सोल्ड हेयर, न्यू लेड eggs sold here since 1970 to describe the quality of eggs sold in his hatchery। ठीक है, उसकी क्वालिटी ऑफ एग्स को वो डिस्क्राइब करने के लिए उस हैचरी के क्या बोलता है कि न्यू लेड एग्स सोल्ड हेयर। ठीक है, ठीक है भैया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस यूज ऑफ दिस स्लोगन पीपल स्टार्टेड एसोसिएटिंग दिस स्लोगन विद एक्स। क्योंकि वो बहुत सालों से इसे यूज कर रहा था तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस पर्टिकुलर स्लोगन को एक्स से एसोसिएट करना चालू कर दिया। एक्स फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्टरिंग ऑफ द वर्ड्स न्यू लेड एग्स एज ट्रेडमार्क इन द ईयर 1970। ठीक, चलिए अब एक्स ने क्या किया, एक्स ने एप्लीकेशन लगा दी कि भाई मुझे इसका ट्रेडमार्क चाहिए। तो द वर्ड्स विल बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क, द वर्ड्स विल नॉट बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क, द वर्ड्स मे बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क, द वर्ड्स मे नॉट बी रजिस्टर्ड। तो द वर्ड्स विल बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क, और रजिस्टर्ड क्यों किए जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर वो वर्ड्स को सेकेंडरी मीनिंग एक्वायर कर लेते हैं तो दे कैन बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क। और वो कोई सेकेंडरी मीनिंग कब रजिस्टर करते हैं, वो कोई सेकेंडरी मीनिंग तब रजिस्टर करते हैं जब वो किसी एक पर्सन से एसोसिएट होना चालू हो जाते हैं। वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स जो होते हैं पर्टिकुलर वो किसी एक पर्सन से क्या हो जाते हैं, एसोसिएट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसका प्रिंसिपल बोल रहा है whoever takes away anything from the land of any person without that person consent, भाई कोई भी इंसान किसी भी इंसान के लैंड से अगर कोई चीज उसकी कंसेंट के बिना उसकी पोजीशन के बाहर ले जाएगा तो वो थेफ्ट बोलेगा, थेफ्ट करेगा। अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, अगर कोई चीज अर्थ से अटैच्ड है तो इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून इट इज सीवियर। अब भाई कोई चीज अगर जैसे कोई पोल है मान लीजिए वो अटैच्ड है अर्थ से, तो वो थेफ्ट के सब्जेक्ट टू थेफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन जैसे उसे अर्थ से हटाया जाएगा वो इट कैन बी सब्जेक्टेड टू थेफ्ट। चलिए, बाय कट्स डाउन अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द लैंड ऑफ एक्स विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ एक्सेस पोजीशन विदाउट द कंसेंट ऑफ एक्स, बट वाई इज येट टू टेक अप द ट्री आउट ऑफ एक्सेस पोजीशन। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए जैसे ही एज सून एज इट इज सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ इट इज सब्जेक्ट टू थेफ्ट, ठीक। तो जैसे ही उसने उस पेड़ को काटा उसने क्या कमिट कर दिया, उसने थेफ्ट कमिट कर दिया। तो वाई हैज कमिटेड थेफ्ट एज सून एज ही केम टू द लैंड ऑफ एक्स, वाई हैज कमिटेड थेफ्ट as soon as the tree has been completely cut down by him, why has committed theft as soon as he started cutting down the tree, why has not committed theft because he is yet to take up the tree out of excess possession। no, आंसर बी सही, क्योंकि वो एक चीज ऐसी थी जो कि कहां पे थी, वो अटैच थी अर्थ से, ठीक है, लेकिन वो जैसे ही उस अर्थ से हटाई गई, अर्थ से सीवियर की गई उसे, वो क्या हुई, वो कैपेबल बन गई, ठीक है, थेफ्ट के लिए, ठीक। तो जैसे ही वो थेफ्ट के लिए कैपेबल बन गई वो क्या हो गया, वहां पे थेफ्ट कमिट हो गया, ठीक, ठीक है। तो थेफ्ट कमिट कब होगा, देखिए एक बार इस चीज को आप ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। क्या ये कहना चाह रहा है हमसे, ठीक है, समझ गए बात को आप। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है,